सभी का रेजिस्टेंस सेम है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। आपको ए डी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी। तो देखिए, ए से करंट या ए और डी के अक्रॉस आप बैटरी लगाएंगे तो एक करंट तो ऐसे जाएगा, एक करंट ऐसे जाएगा, एक करंट ऐसे जाएगा। तो ए से बी आएगा और ए से सी आएगा। हाँ, उसके बाद देखो तो बी और सी यहां से भी एक रेजिस्टेंस लेस गया है, एक यहां से भी रेजिस्टेंस लेस गया है। तो ए माने बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद ई और एफ का पोटेंशियल क्या होगा? ई एफ का पोटेंशियल बताइए। सेम होगा। तो हमको ए और डी के अबाउट निकालना है। ए और डी को लास्ट में रखेंगे। बी और सी ये हुआ। ए, बी और सी की पोटेंशियल है। उसके बाद ई और एफ सेम पोटेंशियल है। उसके बाद एफ, उसके बाद डी पहुंचेंगे। तो ए से बी एक, फिर ए से सी, ये हुआ ए, बी और ई। ए हमने, एक मिनट, बी और ई सेम पोटेंशियल होगा, राइट? और सी और एफ सेम पोटेंशियल होगा। सी और एफ सेम पोटेंशियल होगा। यहां पर भी रेजिस्टेंस लगाओ, यहां पर भी लगाओ, यहां पर भी लगाओ। यहां पे है ना, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो यहां से ये बी और यहां से ये सी, बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा? बी और सी का सेम होगा। उसके बाद देखो बी और ई का पोटेंशियल और सी और एफ का पोटेंशियल क्या हो, ई और एफ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ई और एफ का पोटेंशियल सेम होगा। तो बी से ई एक लगाएंगे, बी से ई हुआ और सी से एफ हुआ। ये हो गया। ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है, तो इसमें तो रेजिस्टेंस करंट नहीं फ्लो होगा। अब ई से डी और एफ से डी, ये हो गया। इसमें नहीं जाएगा, नहीं इसमें जाएगा। अब एक है ए से डी लगा हुआ है, तो ए ये है, डी ये है, तो ए से डी लगा दो यहां पे। तो ये r/2, 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 3r/2, ये हो गया 3r/2, और यहां से यहां r हो गया। तो पैरेलल है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2/3r प्लस 1/r।
2+3, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3R बाय इसके अंदर एक स्क्वायर और डालना होगा। A B C D E F G H, आपको A और E के अक्रॉस निकालना है। मान लो इधर से करंट जा रहा है, इधर से आउट हो रहा है, सभी का रेजिस्टेंस R है। A और E के अक्रॉस, A और E के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए A और B का और D का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। हाँ, तो ये है A, D का पोटेंशियल सेम होगा। B और D पे आ गए। उसके बाद C का जो पोटेंशियल होगा ये डिफरेंट होगा, तो C को डिफरेंट पॉइंट पे ले लो। C और H का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। C और G का, C का अलग है, इसका अलग है। अब यहाँ F और H का क्या होगा? सेम होगा। F और H का पोटेंशियल सेम होगा। H पे आ गए तो E है, ये A और E के बीच ही निकालना है हमको, है ना। टोटल पॉइंट कितना है? 4 4 8, 3 4 5 2 7 1 8, टोटल पॉइंट हो गए। A से B हम चलते हैं, ये हो गया, और A से D, ये A से B और A से D, ये हो गया दोनों। अब B से C और D से C, B से C और D से C, C से G, ये है C से G, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। C से G तक समझ में आई। अब G से कहाँ जाएंगे? F, और G से H, F H का सेम पोटेंशियल है, तो यहां से ये और ये दोनों हो गए। अब F से E और H से E, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए, अब कौन सा बचा है? B से F, D से H, B ये है, H यहां है, तो B से H लगा दीजिए, B से F लगा दिए। अब D से H, D यहां है, H यहां है, ये और ये भी लग गया। अब कौन बचा? A से E, तो A से E यहां से लगा दीजिए, ये हो गया ना टोटल। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए। ये कुछ नहीं, वही क्यूब का 1H के अबाउट हो गया। ये क्यूब का 1H हुआ ना, इसको तुम उठा लो, ऐसे कर लो, तो क्यूब बन जाएगा। क्यूब का क्या हो गया? 1H। मतलब इसमें इक्वेशन नहीं लिखना पड़ा।
बिना इक्वेशन का हो गया ये। समझ में आई बात? ये हो गया। ये अगर इसको अगर तुम ऐसे कर दो तो ये चारों वायर ऐसे हो जाएगा और ये जो है फिर रेक्टेंगल हो जाएगा, तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, एक्रॉस वन एज उसका कितना होता है, 7/12 वार होता है। तो इसमें एक भी इक्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। It convert chemical energy into electrical energy. Cells are generally grouped in three ways. पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तीसरा है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक एग्जांपल देखिए आप, जो ये जो है, मान लो ये ए है, ये बी। इसका देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ ईएमएफ का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, हाँ, तो VA माइनस VB कितना होगा, ये होगा E4 प्लस E3 प्लस E2 प्लस E1। सभी ईएमएफ का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब सबको ऐड करनी। और अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से है, तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से है, तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सबका ईएमएफ सेम होगा तब तो 4 ही हो जाएगा। दूसरा देखिए, मान लो सबका ईएमएफ सेम है, तो ये हो गया ई, ये हो गया ई, ये हो गया ई, ये हो गया ई। इधर का हो जाएगा
ई और इधर का हो गया ई। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? पैरेलल। मिक्स, ये मिक्स्ड भी नहीं। नेट ईएमएफ कितना हुआ? ये हुआ। इसको हम ऐसे टोटल कितना है सो बता। 6 है, जिसमें कितना रॉन्गली कनेक्टेड है? 2। ये जो है रॉन्गली कनेक्टेड। तो क्या करोगे, मतलब 6 है और अगर 2 रॉन्गली कनेक्टेड है तो 2 × 2 करोगे और इंटू ई करोगे तो ये नेट निकल जाएगा। मतलब कितना हो गया? जितना रॉन्गली कनेक्टेड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। टोटल में से जितना रॉन्गली कनेक्टेड है उसको 2 से। अगर मान लो n, ये इसमें n सेल्स है, कितना है ये? टोटल है n सेल्स। बात समझना, यहां से यहां तक कितना है पहले लिख लो। ये हम कह रहे हैं यहां से यहां तक कितना सेल्स है? n है, n सेल्स है। और उसमें कितना रॉन्गली कनेक्टेड है? s सेल्स जो है रॉन्गली कनेक्टेड है। तो नेट कैसे लिखोगे, कितना होगा? n जितना टोटल है और जितना रॉन्गली कनेक्टेड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर n टोटल n सेल्स है, उसमें x सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? n - 2x × e। अब एक चीज देखो, और जब बाद में डिस्कशन करेंगे उस चीज को, पहले सीरीज ग्रुपिंग में आ जाओ। मैं ये रॉन्गली कनेक्टेड अभी बता दिया। सीरीज ग्रुपिंग, आजकल जब शादी होती है तो बड़ी बड़ी गाड़ी से जाती है, पहले तो खटिए पे जाती थी ना। एक चीज देखो, सभी बैटरी में लिखा रहता है वोल्टेज और वो बैटरी कितना करंट दे सकता है। तो अगर ईच बैटरी 2 एम्पियर का करंट देता है, मान लो 1 एम्पियर का करंट देता है, और उसको हम सीरीज में लगा देंगे तो कितना एम्पियर हो जाए? कितना? अगर एक बैटरी आई 1 एम्पियर दे रहा है और यहाँ पे हम बहुत सारे बैटरी लगा दिए, मान लो 2 बैटरी लगाए, तो कितना होगा? 2 एम्पियर। कितना होगा? 1 ही एम्पियर होगा, काहे कि सीरीज में करंट सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 होगा तो बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, लेकिन करंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ये मान लो x है, ये y है। ईच का ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। और ये कितने इसमें सेल्स हैं? n सेल्स। कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं। और इससे मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम लगा दे रहे हैं।
तो देखो अगर ये I है, ये R है, तो I करंट, तो हर एक में करंट कितना होगा? सभी से सेम करंट फ्लो होगा। और I वही करंट है जो एक सिंगल सेल प्रोड्यूस कर सकता है। ये I का मतलब हुआ हर एक सेल जो है I करंट प्रोड्यूस करता है। ये नहीं जो 2 सेल लगा दिए तो 2I हो गया, 3 सेल लगा दिए तो 3I हो गया। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। अब देखिए, अगर सभी सेल को एक सिंगल हम सेल से रिप्लेस करें, ये X है, ये Y है, टोटल सेल को हम चाहते हैं एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? EMF इसका E है, इसका E है, तो कितना हो जाएगा? 2 सेल है तो 2E, तो N सेल है तो कितना हो जाएगा? NE। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो NR। और XY के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो करंट जो है सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव इन आउटर सर्किट, और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, जब सेल डिस्चार्जिंग मोड में होता है तो सेल में करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और आउटसाइड जो है पॉजिटिव से। हाँ, तो नेट ईएमएफ कितना हुआ? नेट ईएमएफ हो गया NE। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? NR। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R प्लस NR। तो करंट जो हो जाएगा नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो नेट ये हो गया NE बाय R प्लस NR। ये टोटल करंट इन द सर्किट हो गया, जहां पे I क्या है? ईच करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ईच बैटरी या ईच सेल कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है? I। सीरीज में सेम रहेगा करंट। अब आइए नोट पे लिखिए, पहला, अगर लोड रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक है, लोड रेजिस्टेंस अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? NR है। अगर R है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक है, तो R प्लस NR कितना होगा? R होगा, तो करंट कितना हो जाएगा? N E बाय R। अब देखो, एक सेल अगर है, एक सेल हम लिए जिसका EMF E है, और इसके अक्रॉस हम उतना ही रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये R है, ये E है, और ये कैपिटल R, तो I इक्वल टू क्या होगा? E बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो E बाय R होने का मतलब है स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ? आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल सेल। आइडियल सेल उसको कहते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इस केस में करंट कितना होगा? लिखिएगा, इन दिस केस
current is equal to, in this case, current is equal to n times the current given by a single ideal cell. A single ideal cell. आइडियल सेल का मतलब R इक्वल टू 0। तो एक आइडियल सेल जितना करंट दे सकता है उसका n टाइम्स आपको करंट मिलेगा। अब सेकंड में आइए। तो अगर लोड रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो जाए, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ही अधिक हो जाए, तो R प्लस NR इक्वल टू क्या होगा? NR। तो करंट इस केस में कितना होगा? NE बाय NR। मतलब NN कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया? तो इस केस में हो गया करंट इक्वल टू E बाय R। अब देखो E बाय R कब होगा? जब कैपिटल R 0 हो जाए। कैपिटल R 0 का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट। तो उसी केस में करंट जो है, एक सेल जो मैक्सिमम करंट दे सकता है वो कितना होगा? आई मैक्स। एक सिंगल सेल जो मैक्सिमम करंट दे सकता है वो है ये। नहीं, एक सिंगल सेल दे सकता है मैक्सिमम करंट कितना? E बाय R। तो बताइए इतना सेल लगाने पे हमको करंट क्या मिल रहा है? एक सिंगल सेल जो मैक्सिमम करंट दे रहा है। तो इस केस में बेनिफिट है या इस केस में? फर्स्ट केस में। तो आप देखोगे जो हमारा डेकोरेशन में जो हम लोग बल्ब जलाते हैं वो सीरीज कनेक्शन होता है। तो सीरीज कनेक्शन में लोड हम जितना अधिक देंगे उतना बेनिफिटेड हो। तो ये है बेनिफिशियल। और इसमें आपको लॉस होगा। इसमें प्रॉफिट ये इसमें लिखिएगा करंट इज इक्वल टू the maximum current given by a single short circuited cell. Current given by a single short circuited cell. तो इसमें आपको बेनिफिशियल है ये, इसमें आपको लॉस है। ताकि इसमें इतना बैटरी लगाने पे आपको एक सेल जितना मैक्सिमम करंट दे सकता है उतना ही मिल रहा है। लेकिन इसमें एन टाइम्स जितना करंट आपको आइडियल सेल जितना दे रहा है उस करंट का एन टाइम्स मिल रहा है। अब देखिए थर्ड में लिखिए, अगर मान लीजिए इसमें कितना है? एन सेल है। मान लीजिए इसमें एक्स सेल्स जो है, एक्स सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। एन सेल में कितना रॉन्गली कनेक्टेड है? तो सेल का जो ईएमएफ होगा, करेक्ट ईएमएफ जो होगा कितना होगा? n-2x नहीं, अभी हम क्या पूछ रहे हैं? मैं ये जैसे ये देखो,
मान लो एक सेल या दो सेल रॉन्गली कनेक्टेड, यहाँ पे दो सेल, मैं ये पूछ रहा हूं कितना टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से दो रॉन्गली कनेक्टेड, तो करेक्टली जितना करेक्टली कनेक्टेड होगा उसका ईएमएफ कितना होगा? 7 माइनस जितना रॉन्गली कनेक्टेड है। तो अगर एन में से एक्स अगर रॉन्गली कनेक्टेड है तो ईएमएफ जो होगा करेक्ट कनेक्टेड जो होगा वो कितना होगा? एन माइनस एक्स ई होगा। और रॉन्गली कनेक्टेड का ईएमएफ कितना होगा? एक्स ई नहीं होगा। तो नेट कितना होगा? अभी लिखना नहीं, जरा देखो। तो ये होगा दिस माइनस जितना रॉन्गली कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा? एन माइनस 2x इंटू ई। तो थर्ड पॉइंट में लिखिएगा if out of n cells, if out of n cells x cells are wrongly connected, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रूली कनेक्टेड, ये नेट हो गया, ये हुआ नेट। If out of n cells x cells are wrongly connected, then net truly connected EMF कितना होगा? नेट ट्रूली कनेक्टेड ईएमएफ n माइनस एक्स, ये ट्रूली कनेक्टेड ईएमएफ हुआ। नेट रॉन्गली कनेक्टेड कितना होगा? एक्स। अब नेट ईएमएफ कितना होगा? जितना ट्रूली है जितना रॉन्गली है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आई? ये है यहां से यहां एम सेल है, एम सॉरी एम रो, एम रोज है। इसमें मान लीजिए करंट आई है,
तो ईच सेल कितना करंट दे रहा है? सेल कितना करंट दे रहा है? बोलिए। नहीं समझे क्या बोले? आई बाय एम दे रहा है। ये जो है आई बाय एम तो टोटल करंट कितना हो गया? टोटल करंट हो गया एम इंटू एक सेल जितना दे रहा है, यानी आई। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई बाय एम, आई बाय एम, आई बाय एम, आई बाय एम। पैरेलल में सभी करंट ऐड हो जाता है। लेकिन एक्स वाई के अक्रॉस कितना भी सेल लगाओगे तो ईएमएफ कितना होगा पैरेलल में? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, तो नेट ईएमएफ जो होगा वो ई ही होगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर बाय एम, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस स्मॉल आर बाय एम। तो अब देखिए, अब इस सब एक्स वाई के अक्रॉस जितना भी सेल है उसको एक सिंगल सेल से कन्वर्ट कर देते हैं और सबको एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है एक्स, ये है वाई, ये है आर। इस सिंगल सेल का ईएमएफ कितना होगा? तो अब देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट ईएमएफ कितना है? ई है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय एम है, टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो करंट इक्वल टू क्या होगा? नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ हुआ ई और टोटल रेजिस्टेंस हुआ आर प्लस स्मॉल आर बाय एम। एक सेल जो करंट देता है ये है ई, ये है आर, तो करंट देता है ई बाय आर प्लस आर। अब देखिए, अगर उस केस फर्स्ट, अगर लोड रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक है तो आर प्लस आर बाय एम इक्वल टू आर होगा। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाय आर। ई बाय आर कब होगा? जब आर 0 होगा। तो ये कितना हो गया? इट इज द करंट गिवन बाय a single ideal cell, a single ideal cell। मतलब इतना सेल लगाने पे उतना ही एक सेल जितना आइडियल सेल करंट देता है उतना ही करंट दे रहा है। तो हमको नहीं लग रहा है जो ये बेनिफिशियल है। हाँ, ये इसमें लॉस होगा आपको, ये लॉस का मामला हो गया। हाँ, ये सीरीज में इसमें बेनिफिट था जब लोड रेजिस्टेंस को अधिक रखा गया था। केस 2 में आइए, आर अगर
लोड रेजिस्टेंस अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा तो R प्लस R/M होगा। तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा? E/R/M। तो ये हो जाएगा M/E/। तो ये करंट कितना है? M टाइम्स द करंट। ये तब होगा जब R 0 होगा। R 0 का मतलब शॉर्ट सर्किटेड सेल हुआ। M टाइम्स द मैक्सिमम करंट भी लिख सकते हो शॉर्ट सर्किटेड के जगह पे। M टाइम्स द मैक्सिमम करंट गिवन बाय ए सिंगल सेल। दूसरे तरीके से लिख सकते हो M इंटू आई मैक्स। M times the current given by M times the current, the maximum current given by a single cell। तो इसमें क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा या बेनिफिशियल होगा, लेकिन इसमें लॉस होगा आपको। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में लोड को अधिक रखिए तो आपको प्रॉफिट होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोड को कम रखिए। जैसे अभी जो है ये घर का कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल। तो इसमें जितना लोड कम रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा।